हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में दबाव समूह का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं एवं विभिन्न प्रकारों से अवगत कराया था, जिनमें जीन ब्लॉन्डेल और आमंड का वर्गीकरण भी शामिल था। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को दबाव समूह द्वारा प्रयोग की जाने वाली तकनीकों के बारे में बताने जा रहा हूं और इसके साथ ही साथ दबाव समूह के कौन कौन से कार्य होते हैं तथा भारत में दबाव समूह कौन कौन से हैं, भारत में दबाव समूहों की स्थिति क्या है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। आइए चलते हैं दबाव समूह द्वारा अपनाए जाने वाली तकनीकों की तरफ से। दबाव समूह कौन कौन से साधन इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हर दल के अपने अपने साधन होते हैं, वह किस तरह से अपने कार्यों की पूर्ति करते हैं, अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। यानी कि जो भी दल बनते हैं, संघ बनते हैं, तो संघ को अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ उसकी तकनीकें होती हैं, कुछ साधन होते हैं, जिन साधनों के द्वारा वह अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। तो दबाव समूह द्वारा जो अपनाई जाने वाली तकनीकें हैं, वह पहली तकनीक क्या है? निर्वाचन में राजनीतिक दलों का सहयोग करना। ये जो है निर्वाचन के समय क्या करते हैं? राजनीतिक दलों को सहयोग करते हैं। क्योंकि दबाव समूह तो चुनाव लड़ते नहीं हैं और चुनाव में अपने प्रत्याशी भी खड़े नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में हर दबाव समूह किसी न किसी पार्टी के द्वारा समर्थित होता है, चाहे वह भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाकपा हो, चाहे माकपा हो, कि जितनी भी पार्टियां हैं वो उन पार्टियों को दबाव समूह समर्थन देते रहते हैं, जो उनके विचारधारा से मेल स्थापित करती हूँ, उनके कार्यों को करती हूँ, उनके हितों के बारे में सोचती हैं। ऐसे दबाव समूह राजनीतिक दलों को अपना समर्थन देते रहते हैं, राजनीतिक दलों में सहयोग करते रहते हैं। अब सहयोग में क्या करते हैं? जैसे कि वह राजनीतिक दलों के लिए धन एकत्रित करते हैं, राजनीतिक दलों के लिए धन एकत्रित करते हैं, चंदा जुटाते हैं और चंदा जुटाकर वह राजनीतिक दलों के फंड में जमा कर देते हैं। इसके अलावा वह जब चुनाव होता है तो यह जो दबाव समूह होता है यह चुनाव में लग जाता है, राजनीतिक दलों का प्रचार प्रसार करने लगता है। जो प्रत्याशी होते हैं उन प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार करने लगता है, अधिक से अधिक जन समर्थन जुटाने का प्रयास करता है, ताकि उसके विचारधारा से समर्थित जो उसके विचारधारा की जो पार्टी है वही चुनाव जीते। क्योंकि जब वह उसकी विचारधारा की पार्टी होगी, उसकी विचारधारा की जो पार्टी होगी वह सरकार बना लेगी, तो इनके हितों की पूर्ति करने लग जाएगी और इनकी शासन में पैठ बन जाएगी। इनका जो है शासन में पैठ बन जाएगा, वह शासन में अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं परोक्ष रूप से। तो यह राजनीतिक दल जो होते हैं निर्वाचन के समय चुनाव में भाग लेते हैं, राजनीतिक दलों को समर्थन देते हैं और ये जनमत का निर्माण करते हैं। यह जो विभिन्न संघ होते हैं, दबाव समूह होते हैं, यह जनता के बीच भी संपर्क स्थापित करते हैं। संपर्क स्थापित करके यह सरकार की नीतियों से अवगत कराते हैं, शासन के कार्यों से अवगत कराते हैं और उनसे अपील करते हैं। अच्छी सरकार बनाने के लिए, अच्छी पार्टी को चुनने के लिए अपील करते हैं और इस तरह से वह जनमत को तैयार करते हैं। जनमत यानी कि जनमत क्या होता है? पब्लिक ओपिनियन, लोगों का मत, लोगों का विचार, लोगों के विचार को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। किसके माध्यम से? विभिन्न माध्यम होते हैं, जैसे सेमिनार होता है, सम्मेलन होता है, सेमिनार होता है, विभिन्न गोष्ठियां होती हैं। इन गोष्ठियों के माध्यम से यह अपने विचारों को रखते हैं, विचारों को प्रचारित करते हैं, विचारों को प्रसारित करते हैं, विभिन्न लोगों को बुलाते हैं सम्मेलन में, गोष्ठियों में, और विचारों का आदान प्रदान होता है। तो अपने विचारों के आदान प्रदान के द्वारा यह जनमत का निर्माण करते हैं और वास्तविक स्थिति से जनता को अवगत कराते हैं। यह लॉबिंग करते हैं। यह लॉबिंग शब्द जो है यह अमेरिका से आया हुआ है, लॉबिंग शब्द। यह अमेरिकी शासन व्यवस्था की देन होती है। लॉबिंग शब्द अमेरिकी शासन व्यवस्था की देन होती है। अमेरिका में जो कि राजनीतिक दल अमेरिका में
दबाव समूह बहुत सक्रिय रहते हैं। जब विधानमंडल में कानून बनते हैं, कांग्रेस में बनते हैं या राज्यों के विधानमंडल में बनते हैं, तब ये दबाव समूह जो होते हैं ये सदन में जाते हैं और सदन में उनके कक्ष के बाहर बैठते हैं, जिसको हम लॉबी कहते हैं। कक्ष के बाहर बैठकर वो उनसे मिलने का इंतजार करते हैं, फिर उसके कमरे में जाते हैं, विधायकों के या सीनेटर के कमरे में जाते हैं, कांग्रेस के सदस्यों के कमरे में जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, वार्ता करते हैं, अनेक प्रकार के प्रलोभन देते हैं। तो इस तरह से जब वह सदन में प्रवेश करते हैं, सदन में प्रवेश करके विधायकों को मोटिवेट करते हैं छल बल कल के द्वारा, तो उस प्रक्रिया को हम लॉबिंग कहते हैं। तो यह दबाव समूह लॉबिंग करते हैं। विभिन्न देशों में हम देख सकते हैं कि जो दबाव समूह है वह विधायकों से मिलती है, अपने मांगों को रखती है, अपने उद्देश्य को बताती है और विधायकों से उसको पूर्ति करने का प्रयास करती है। यह अपेक्षा करती है कि विधायक उनके हितों को पूरा करे, सदन में जाएं, सदन में उनकी बात को उठाएं, सदन में उनकी बात को उठाएं और उनके पक्ष में कानून का निर्माण करवाएं। तो यह दबाव समूह जो होता है यह विधायकों से काफी अपेक्षा रखता है। संसद के सदस्यों से, विधानसभा के सदस्यों से यह अपनी मांग को पूरी कराने का प्रयास करते रहते हैं। यह कार्यपालिका पर दबाव डालते हैं। जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका का मतलब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, ये क्या होगी? कार्यपालिका होगी। कार्यपालिका हमारे यहाँ दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक होती है, एक नाममात्र की होती है। तो वास्तविक कार्यपालिका जो होती है वह क्या होती है? वह राजनीतिक होती है। जो नाममात्र की कार्यपालिका क्या होती है? वह संवैधानिक होती है। तो ये जो एक कार्यपालिका पर ये दबाव डालते हैं और कार्यपालिका को पर दबाव डालकर अपने नीतियों को मनवाने का प्रयत्न करते हैं। विधायकों को अपने पक्ष में लेना, यह विधायकों को अपने पक्ष में लेते हैं, इसको मैं आपको बता चुका हूं। न्यायपालिका को प्रभावित करना, ये जो दबाव समूह है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका को प्रभावित करते रहते हैं। क्योंकि भारत में ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन अमेरिका में है। क्योंकि अमेरिका में कौन सी पद्धति प्रचलित है? रूढ़ पद्धति प्रचलित है। यानी कि जो राजनीतिक दल होता है, जिस राजनीतिक दल की सरकार बनती है, वह राजनीतिक दल न्यायपालिका में अपने मनपसंद का प्रतिनिधि भेजता है। अगर वह चाहे तो पूर्व के न्यायाधीशों को हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति को फिर न्यायाधीश बना सकता है। तो कुछ ऐसे पद होते हैं जो राजनीतिक होते हैं, जिस पार्टी की सत्ता होती है वह पार्टी अपने मनपसंद व्यक्तियों को न्यायाधीशों के पद के लिए नामांकित करती है और इसमें दबाव समूह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दबाव समूह उन पर प्रेशर डालते हैं राजनीतिक दलों के ऊपर, शासन के ऊपर, कि वह इसी व्यक्ति को न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करे। तो इस तरह से दबाव समूह प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से निर्णयों को बदलवाने की भी कोशिश करते हैं। चूंकि न्यायाधीश उनका होता है, इसलिए निर्णयों को बदलवाने की कोशिश करते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति में सहयोग करते हैं। यह सब अमेरिकी शासन व्यवस्था की देन है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में दबाव समूह न्यायाधीशों पर कोई दबाव नहीं डालते हैं। सरकार के ऊपर न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के मामले में किसी प्रकार का प्रेशर नहीं डालते हैं। तो ये दबाव समूह द्वारा अपनाई जाने वाली तकनीकें हैं कि यह निर्वाचन में भाग लेते हैं, जनमत का निर्माण करते हैं, सम्मेलन, सेमिनार और गोष्ठियों के माध्यम से यह लोगों को अपनी बातों से अवगत कराते हैं, लॉबिंग करते हैं, कार्यपालिका पर दबाव डालते हैं, विधायकों को अपने पक्ष में करते हैं और न्यायपालिका को प्रभावित करते हैं। ये सब इनके साधन हैं जिनके माध्यम से ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। आइए अब हम कार्यों की तरफ चलते हैं। दबाव समूह के कार्य कौन कौन से हैं? दबाव समूह कौन सा कार्य करता है? पहला कार्य यह करता है कि शासन पर नियंत्रण स्थापित करता है, यानी कि सरकार पर नियंत्रण स्थापित करता है। सरकार कोई भी नीतियां बनाती है तो उस नीतियों को प्रभावित करने का कार्य करता है, नीतियों को प्रभावित भी करता है, क्योंकि यह नीतियां किसी समुदाय के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, किसी संघ के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, किसी विशेष वर्ग के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। ऐसे में जिस वर्ग के विरुद्ध, जिस समुदाय के विरुद्ध वह नीतियां होती हैं, वह संगठित होकर सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं और दबाव डालकर नीतियों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। इस तरह से वह नीतियों को भी प्रभावित करते हैं और शासन पर भी नियंत्रण स्थापित करते हैं। यदि शासन उनकी बात नहीं सुनता है तो यह दबाव समूह उनको अगले निर्वाचन में हराने की धमकी देता है, उनको हराने की धमकी देता है, जनमत को उसके विपक्ष में करने की कोशिश करता है, विभिन्न किसी विपक्षी दल को सहयोग करने की बात करता है। तो ऐसे में जो शासन होता है, जो जिस पार्टी की सरकार होती है, वह दबाव समूहों के द्वारा भी नियंत्रित होती रहती है। जैसे शिक्षक संघ है, छात्र संघ है,
व्यवसायिक संघ है, व्यापारी संघ है, इन संघों की बात अगर सरकार न सुने तो दूसरे चुनाव में सरकार को धराशायी करने की बात करते हैं, धमकी देते हैं कि अगली सरकार आपकी नहीं होगी, अगली सरकार में हम किसी दूसरे व्यक्ति को, दूसरे पार्टी को हम जिताएंगे। तो इस सबसे यह शासन डरता रहता है दबाव समूहों से, ताकि उसकी सरकार बनी रहे और अगले चुनाव में भी जीतती रहे। इसलिए दबाव समूह की जो वैधानिक बातें होती हैं, उनके वैधानिक बातों को यानी कि उनके वैधानिक नियम, जो वैधानिक मांग होती है, वैधानिक मांगों को पूरा करने का प्रयत्न करता रहता है। दबाव समूह कर्मचारी वर्ग पर भी नियंत्रण स्थापित करता है। यदि कोई कर्मचारी कोई गलती कर देता है, कोई त्रुटि कर देता है, तो ऐसे कर्मचारी वर्ग के ऊपर या अधिकारी वर्ग के ऊपर दबाव समूह जाते हैं और दबाव बनाते हैं और उनसे अपने पक्ष में कार्य कराने के लिए उनसे प्रयास करते हैं। और यदि अधिकारी वर्ग कोई गलती करता है या नीतियों को ठीक से लागू नहीं करता है या कार्य नहीं करता है, तो ये प्रेशर ग्रुप जो होता है उन पर दबाव डालता है और कार्य करने के लिए कहता है या नीतियों को बदलने के लिए कहता है और सुशासन के लिए कहता है, यानी कि अच्छे तरीके से शासन करने के लिए इनसे आग्रह करता है, अपेक्षा करता है। तो यह कर्मचारी वर्ग पर भी नियंत्रण स्थापित करता है, क्योंकि कर्मचारियों की नियुक्ति में, अधिकारियों की नियुक्ति में भी दबाव समूहों की भूमिका होती है। दबाव समूह सरकार से अपेक्षा करते हैं, दबाव समूह सरकार के द्वारा कर्मचारी और अपने मनपसंद के कर्मचारी और अधिकारियों वर्ग की नियुक्ति करने की बात करते हैं। यानी कि जैसे कि ट्रांसफर का कार्य होता है, तो ट्रांसफर का कार्य भी दबाव समूहों के द्वारा सहयोग किया जाता है कि अपने मनपसंद का जो कैंडिडेट होता है, जो कर्मचारी होता है, अधिकारी होता है, उसको अपने जिले में यह बुला सकते हैं या इनके पास जो भी आता है उसकी नियुक्ति, उसका ट्रांसफर, स्थानांतरण करा सकते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पर करा सकते हैं। तो इस तरह से दबाव समूह कर्मचारी वर्ग पर नियंत्रण स्थापित करता है। यह शासन में सामंजस्य और संतुलन स्थापित करता है, क्योंकि समाज में विभिन्न विचारधारा के लोग होते हैं, विभिन्न भाषाओं के लोग होते हैं, विभिन्न जातियों के लोग होते हैं। तो यह अपनी विचारधारा से विभिन्न व्यक्तियों के बीच, विभिन्न समुदायों के बीच, सरकार और जनता के बीच सामंजस्य और संतुलन स्थापित करता रहता है। निर्वाचन में सहयोग करना, दबाव समूह निर्वाचन में सहयोग करते हैं, क्योंकि हर राजनीतिक दलों के अपने अपने प्रेशर ग्रुप हैं, जैसे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय NSUI, SFI, विभिन्न यानी स्टूडेंट के जो संगठन है, किसानों के जो संगठन है, हर राजनीतिक दलों के अपने अपने संगठन हैं। तो यह संगठन जो होता है अपने पार्टी के लिए जन समर्थन एकत्रित करता रहता है, चुनाव में सहयोग प्रदान करता रहता है। प्रत्याशियों के चयन में हस्तक्षेप करना, कभी कभी ऐसी स्थिति देखने में आती है कि जो प्रत्याशी होते हैं, राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी होते हैं, उन प्रत्याशियों के चयन में, मनोनयन में दबाव समूह की भूमिका भी होती है। दबाव समूह जो होते हैं अपने मन पसंद के उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाने के लिए कहते हैं, विधानसभा में या लोकसभा में। यानी कि जो दबाव समूह होता है वह पार्टी के द्वारा समर्थित, वह दबाव समूह अपने मन पसंद के उम्मीदवार को ही वहां से चुनाव लड़ाने के लिए आग्रह करता है। तो ऐसी स्थिति में यह प्रत्याशियों के चयन को प्रभावित करते हैं, उम्मीदवारों के चयन को प्रभावित करते हैं। इस तरह से दबाव समूह के अनेक छोटे मोटे कार्य देखे जा सकते हैं। आइए अब देखते हैं राजनीतिक दल और दबाव समूह में क्या अंतर होता है। राजनीतिक दल मैं आपको बता चुका हूं, दबाव समूह भी अब बता चुका हूं। ऐसे में अब हम आसानी से डिफरेंस कर सकते हैं कि राजनीतिक दल क्या होता है और दबाव समूह क्या होता है। देखिए, राजनीतिक दल जो होता है वह बृहत्तर संगठन होता है। संगठन इसका क्या होता है, बहुत बड़ा संगठन होता है। जबकि दबाव समूह का संगठन क्या होता है, लघु होता है। दबाव समूह का संगठन लघु होता है। यह सीमित, इसमें जो सदस्य होते हैं वह सीमित मात्रा में हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दल के जो सदस्य होते हैं वह असीमित मात्रा में हो सकते हैं। इसमें सभी लोग दल समूह, एक किसान मिलेगा, इंजीनियर, डॉक्टर, सभी लोग राजनीतिक दल के समूह हो सकते हैं। और राजनीतिक दल का जो समूह होता है वह उसकी सदस्यता असीमित होती है, जबकि दबाव समूह की सदस्यता जो होती है वह परस्पर व्यापी होती है। यानी कि एक ही व्यक्ति भिन्न भिन्न दबाव समूह का सदस्य हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति अलग अलग राजनीतिक दलों का सदस्य नहीं हो सकता है। यदि हम भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, तो हम समाजवादी दल के या कांग्रेस के सदस्य नहीं हो सकते हैं। लेकिन वहीं दबाव समूह, यदि हम
शिक्षक संघ से संबंधित हैं, शिक्षक संघ के सदस्य हैं, तो हम किसान संघ से भी संबंधित हो सकते हैं, किसान संघ की सदस्यता भी ले सकते हैं, विश्व हिंदू परिषद की भी ले सकते हैं, आरएसएस की भी ले सकते हैं, और विभिन्न जो संघ हैं सबकी सदस्यता ले सकते हैं। यानी कि यह सब दबाव समूह की जो सदस्यता होती है वह परस्पर व्यापी होती है। एक व्यक्ति एक से अधिक दबाव समूह का सदस्य हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति एक से अधिक दबाव समूहों का सदस्य नहीं हो सकता है। तो ये दो अंतर आपको मैंने बताया। सदस्यता परस्पर व्यापी, इसकी सदस्यता असीमित होती है। जो दबाव समूह, जो राजनीतिक दल के कार्य होते हैं वह बहुरूपी होती है, यानी कि यह सभी प्रकार के कार्य करती है और सबके लिए कार्य करती है। राजनीतिक दल सभी प्रकार के कार्य करती है और सबके लिए कार्य करती है, चाहे कोई वोट दे चाहे न दे, यह सबके लिए समान रूप से कार्य करती है। जबकि जो दबाव समूह होता है यह विशिष्ट और संकीर्ण होता है, यह केवल स्वयं के सदस्यों के लिए कार्य करती है। यानी कि यह कार्य कब करती है? जब स्वयं के सदस्यों को कोई अहित होता है, इनके संघ को कोई नुकसान होने का खतरा उत्पन्न होता है, तो ऐसी स्थिति में दबाव समूह सक्रिय हो जाते हैं और शासन में दबाव डालने लगते हैं। तो इस तरह से यह केवल इनके हित जो होते हैं विशिष्ट होते हैं और संकीर्ण होते हैं। जैसे किसान संघ का है तो उसको केवल कृषि से संबंधित कार्यों से मतलब है, कृषि से संबंधित नीतियों से मतलब है। शिक्षक संघ का है तो उसको केवल शैक्षिक गतिविधियों से जो क्रिया होती है उससे मतलब होता है। छात्रों को अपने हित से मतलब होता है, व्यापारियों को अपने हित से मतलब होता है, डॉक्टर एसोसिएशन को अपने हित से मतलब होता है, किसी दूसरे के हित से मतलब नहीं होता है, न तो किसी दूसरे के हित के लिए वह शासन में पैरवी करते हैं। जब भी पैरवी करते हैं तो अपने हित के लिए करते हैं। तो दबाव समूहों का जो विचारधारा होती है वह विशिष्ट होती है और संकीर्ण होती है। ये जो राजनीतिक दल होते हैं चुनाव में भाग लेते हैं, निर्वाचन में डायरेक्ट भाग लेते हैं, ये चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने के लिए ही राजनीतिक दल का गठन होता है, जबकि दबाव समूहों का जो गठन होता है वह विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है। तो यह निर्वाचन में भाग लेते हैं, अपने प्रत्याशी खड़ा करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं और जनता से अपील करते हैं। इसके साथ ही सरकार निर्माण का कार्य भी करते हैं। राजनीतिक दल सरकार निर्माण का कार्य करते हैं। जो राजनीतिक दल बहुमत में होता है उसकी सरकार बनती है। जो राजनीतिक दल बहुमत में होता है उसकी सरकार बनती है और यह सदैव क्रियाशील होते हैं। यह हमेशा वर्ष भर क्रियाशील होते हैं। वर्ष भर इनकी सदस्यता अभियान चलती रहती है, विरोध प्रदर्शन चलता रहता है और सरकार की आलोचना करते रहते हैं, नीतियों की आलोचना करते रहते हैं, जन समर्थन जुटाते रहते हैं। पूरे वर्ष भर इनका कार्यक्रम चलता रहता है। लेकिन जो दबाव समूह होता है वह निर्वाचन में भाग नहीं लेता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता है। जैसे चंदा इकट्ठा करता है, चंदा देता है, अपने मनपसंद के उम्मीदवारों को पार्टी का सदस्य बनाने के लिए कहता है या उम्मीदवार बनाने के लिए कहता है। सरकार गठन में यह सहयोग करता है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से यह सरकार गठन में सहयोग करता है। यह प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि यह मानसिक रूप से चाहता है कि उसके विचारधारा से समर्थित पार्टी की सरकार हो। यह हमेशा क्रियाशील नहीं रहती, यह कभी कभी क्रियाशील रहती। जब इसके विशेष हितों को, जब इसके हितों को टकराव उत्पन्न होता है या इसके हित संघर्ष की स्थिति में होते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह सक्रिय हो जाते हैं और अपने हितों की पूर्ति करने के लिए प्रयास शुरू कर देते हैं। राजनीतिक दल जो होता है वह संवैधानिक साधनों का ही प्रयोग करता है। संवैधानिक साधन क्या होते हैं? जैसे कि मतदान, ये संवैधानिक साधन है। चुनाव में अपने प्रत्याशी को उतारना संवैधानिक साधन है। बहुमत प्राप्त करना संवैधानिक साधन है। और इसके लिए यह संविधान के अनुरूप जो दी गए नियम कानून होते हैं उसका पालन करते रहते हैं। जनता से शांतिपूर्ण तरीके से यह सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। जबकि ये जो दबाव समूह होते हैं ये इनके संवैधानिक साधन भी हो सकते हैं और असंवैधानिक साधन भी हो सकते हैं। यह सरकार से याचना भी कर सकते हैं, प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, लेकिन इनके प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, इनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो उग्र रूप धारण कर लेते हैं और धरना प्रदर्शन, तोड़ फोड़, जुलूस प्रदर्शन इत्यादि करने लगते हैं। यानी कि ये दोनों साधन अपनाते हैं, संवैधानिक और असंवैधानिक दोनों साधन अपनाते हैं। यह जो राजनीतिक दल होता है यह सबहित से संबंधित होता है, सबके हितों से संबंधित होता है। इसमें जाति पाति भाषा वगैरह के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। लेकिन जो दबाव समूह होता है
वो विशेष हितों से संबंधित होता है। यह जिस गुट का दबाव समूह होता है उसी के हितों को यह पूर्ति करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे मैंने बताया, डॉक्टर एसोसिएशन जो है वह केवल चिकित्सा संबंधी जितनी सुविधाएं हैं उसकी मांग करेगा, वह शिक्षक संगठन के लिए मांग नहीं करेगा। शिक्षक संगठन केवल अपने लिए मांग करेगा, वह किसान संगठन के लिए मांग नहीं करेगा। तो इस तरह से यह जो विशेष हितों से संबंधित होते हैं और विशेष हितों को पूर्ति करने का प्रयत्न करते रहते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको राजनीतिक दल और दबाव समूह के बारे में अंतर बतलाया। आइए अब देखते हैं कि भारत में दबाव समूह की स्थिति क्या है। भारत में कौन कौन से दबाव समूह हैं, किस प्रकार से भारत में दबाव समूहों का विकास हुआ। तो दबाव समूह की जो स्थिति है भारत में, वो बहुत प्रभावशाली स्थिति नहीं है जो पाश्चात्य देशों में प्राप्त है। हम यूरोप के देशों में दे सकते हैं, अमेरिकी देशों में दे सकते हैं। वहाँ दबाव समूह सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और शासन सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। क्योंकि दबाव समूह का अस्तित्व सबसे पहले अमेरिका में आता है और अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में ही दबाव समूह को देखने को मिलता है। इसके बाद धीरे धीरे अन्य देशों में भी दबाव समूह को हम देख सकते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो भारत में ब्रिटिश काल तक, जो ब्रिटिश काल के पहले भारत में कोई दबाव समूह नहीं था। भारत में कोई दबाव समूह, संगठित दबाव समूह नहीं था। लेकिन भारत में जो दबाव समूह का विकास हुआ है वह बहुत मंद गति से हुआ है, धीरे धीरे विकास हुआ है। जैसे ब्रिटिश काल में अनेक छोटे छोटे संगठन थे जो कार्य करते थे, जो ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव डालने का कार्य करते थे। जैसे कि इंडिया लीग थी, महाजन सभा थी वगैरह। इंडिया लीग, महाजन सभा, इसी तरह से बंगाल प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इत्यादि जैसे छोटे छोटे संगठन थे जो विभिन्न माध्यमों के द्वारा ब्रिटिश सरकार से अपनी मांग को मनवाते थे। लेकिन उनका दायरा बहुत सीमित होता है, तो धीरे धीरे विकास होता है। और जो विकास होता है भारत में वह 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया जाता है। क्योंकि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था तो इसकी स्थिति दबाव समूह की तरह से थी। यह राजनीतिक दल के रूप नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे यह राजनीतिक दल का रूप धारण कर लेती है। क्योंकि कांग्रेस की स्थापना राजनीतिक सामाजिक समस्याओं को ब्रिटिश सरकार के पटल पर रखने के लिए की गई थी। यानी कि ये ह्यूम और लॉर्ड डफरिन ने सोचा था कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो कि सामाजिक समस्याओं को, राजनीतिक समस्याओं को ब्रिटिश सरकार को बताए और ब्रिटिश सरकार उसको दूर करे। तो सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी दबाव समूह के रूप में। लेकिन धीरे धीरे यह एक राजनीतिक दल बनता चला गया। फिर हम देखते हैं कि 1920 में भारत में एक दबाव समूह का, सबसे पहला दबाव समूह का गठन होता है जिसको ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से जानते हैं। ऑल इंडिया, इसको एटक हम कहते हैं, तो यह पहली बार गठित होता है 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष होते हैं वह लाला लाजपत राय होते हैं। लाला लाजपत राय होते हैं पहले अध्यक्ष। लाला लाजपत राय होते हैं। तो इस तरह से भारत में धीरे धीरे समूह बनते गए। और हम स्वतंत्रता के पूर्व से अब तक भारत में विभिन्न दबाव समूह देख सकते हैं। जैसे कि कुछ विभिन्न व्यापारिक समूह हैं भारत में। व्यापारिक समूह कौन कौन से भारत में? जैसे फिक्की है, एसोचैम है। फिक्की और एसोचैम, फिक्की है, एसोचैम है और ऑल इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। है। तो ये व्यापारिक समूह देख सकते हैं हम। व्यापारिक समूह फिक्की,
एसोचैम, ऑल इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये व्यापारिक समूह हैं। इसी तरह से भारत में अनेक प्रकार के ट्रेड यूनियन हैं। ट्रेड यूनियन, अनेक प्रकार के ट्रेड यूनियन हैं, जैसे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड कांग्रेस। ये क्या है, भारत में व्यापारिक समूह है और ट्रेड यूनियन है। इसी तरह से व्यवसाय समूह हैं, जैसे हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA कह सकते हैं, या बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI कह सकते हैं, IPS एसोसिएशन, ये सब क्या है, व्यवसाय समूह है। व्यावसायिक समूह, ये व्यवसाय समूह है। व्यवसायिक समूह IMA, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, IPS एसोसिएशन, ये सब व्यवसायिक समूह हैं, यानी कि एक विभिन्न व्यवसाय में लगे हुए लोग हैं। इसी तरह से हम कृषि समूहों को देख सकते हैं। कृषि क्षेत्र के विभिन्न समूहों को देख सकते हैं, जैसे अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, भारतीय किसान संघ, शेतकारी संगठन। ये जो शेतकारी संगठन है, यह महाराष्ट्र में सक्रिय है। शेतकारी संगठन, यह भी एक दबाव समूह का ही रूप है, दबाव समूह का भी रूप है। छात्र संगठन देख सकते हैं, छात्र संगठन देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बता दिया है कौन कौन सी छात्र संगठन है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। इसी तरह से ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, इसी तरह से नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया NSUI, और इसी तरह से स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, यह जो है यह कम्युनिस्ट पार्टी या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का है, यह CPI का है, यह जो है CPI का है, यह कांग्रेस का है, NSUI कांग्रेस का है, ABVP BJP का है। यानी कि ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जो है CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित है, और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यह कांग्रेस से संबंधित है, और SFI यानी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है। इसी तरह से हम धार्मिक समूहों को भी ले सकते हैं। धार्मिक समूह, विभिन्न धार्मिक समूह हमारे समाज में काम करते हैं, जैसे RSS है, RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, VHP विश्व हिंदू परिषद, यह भी दबाव समूह ही है। जमात इस्लामी, यह मुसलमानों का संगठन है। शिरोमणि अकाली दल, यह क्या है, यह सिखों से संबंधित है, तो इसी तरह से जाति समूह भी हैं, जाति समूह भी हमारे भारत में। जाति समूह कौन कौन से हैं? जातीय समूह में जैसे हम देख सकते हैं दलित पैंथर और हरिजन सेवक संघ है, नारद जाति संघ है, ये सब क्या है, यह जाति समूह है। भाषाई समूह कौन से हैं? तमिल संघ है, आंध्र महासभा है, संभाजी ब्रिगेड है, हिंदी साहित्य सभा है, और अंजुमन तारिकी, ये सब क्या है, भाषाई समूह हैं। इसी तरह से हम भारत में विभिन्न जनजाति समूहों को देख सकते हैं, जैसे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ये नागालैंड का एक संगठन है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जिसको NSCN कहते हैं। इसी तरह से ट्राइबल नेशनल वॉलंटियर्स, यह त्रिपुरा में, यह संगठन जो है त्रिपुरा में सक्रिय है। यूनाइटेड मिजो फेडरल ऑर्गेनाइजेशन, यह मिजोरम में संबंधित है। ट्राइबल लीग ऑफ असम, यह असम से संबंधित है। इसी तरह से हम विचारधारा से आधारित समूह का भी निर्माण कर सकते हैं।
विचारधारा। विचारधारा पर आधारित भी विभिन्न समूह हो सकते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये विचारधारा से संबंधित है। चिपको आंदोलन, महिला अधिकार संगठन, भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत, यह क्या है? यह भी एक प्रेशर ग्रुप का कार्य करते हैं और यह विचारधारा पर संबंधित दबाव समूह है। प्रदर्शनात्मक दबाव समूह को ले सकते हैं। प्रदर्शनात्मक, जो प्रदर्शन करते हैं, जो प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शनात्मक दबाव समूह को ले सकते हैं। जैसे दल खालसा, खालसा पंथ है, यह क्या है? प्रदर्शनकारी दबाव समूह है। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, जिसको हम उल्फा कहते हैं, यह भी एक दबाव समूह के रूप में ही कार्य करता था। और ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन, यानी कि छात्रों का जो परिषद है, यह भी दबाव समूह है। नक्सली और जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ये क्या है? JKLF जिसको हम कहते हैं, ये जम्मू कश्मीर में सक्रिय थी, जिसको कि प्रतिबंधित कर दिया गया है। उल्फा को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और उल्फा का अस्तित्व करीब समाप्त हो चुका है। गुजरात की नवनिर्माण समिति भी दबाव समूह का ही भाग है। इसी तरह से ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट सिख फेडरेशन, यह भी क्या है? यह दबाव समूह है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत की राजनीति में भी विभिन्न दबाव समूह सक्रिय हैं, जो सरकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते रहते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि हाल ही के दिनों में जो किसानों का संगठन था, उसने अपने शक्ति से, अपने जन समर्थन से वह सरकार के द्वारा नीतियों में परिवर्तन कराया। जो नीतियां कृषि बिल पारित हुआ था, वह सरकार उनके नजर में यह कृषि बिल जो है किसान विरोधी है। किसानों ने आंदोलन किया और सरकार को बाध्य होकर अपनी नीतियों को, अपने उस विधेयक को वापस लेना पड़ा। तो सरकार जब कोई कार्य करती है या नीतियां बनाती है, इन नीतियों से किसी विशेष वर्ग को हानि पहुंचती है, किसी विशेष वर्ग को अहित होता है, तो ऐसी स्थिति में वह वर्ग या वह विशेष समुदाय एक दबाव समूह का रूप धारण कर लेता है और सरकार के ऊपर दबाव डालता है। तब तक दबाव डालता रहता है जब तक कि सरकार उस मान न जाए, सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन न कर ले। चाहे वह राज्य स्तर हो, चाहे प्रदेश राज्य स्तर हो, चाहे देश स्तर पर हो, दबाव समूह हर जगह भी सक्रिय रहते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, कहीं भी ले लें, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, किसी भी प्रदेश को ले लें, हर जगह दबाव समूहों का जो राजनीति में प्रमुख भूमिका होती है और दबाव समूह उस प्रदेश की राजनीति को निर्धारित करते हैं, राजनीति की दशा और दिशा को तय करते हैं। तो इस तरह से भारतीय राजनीति में भी दबाव समूह की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आज ये जो दबाव समूह से चैप्टर था, यह समाप्त होता है। दबाव समूह से जो चैप्टर है, यह समाप्त होता है और मैं आपको इसके बाद बताने जा रहा हूं मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व या मतदान व्यवहार के निर्धारक। मतदान व्यवहार का निर्धारण कैसे होता है, मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व कैसे कैसे हैं, या मतदान व्यवहार को, वोटिंग बिहेवियर को कैसे कैसे प्रभावित किया जा सकता है, किस आधार पे वोटिंग बिहेवियर को चेंज हम कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। यह वीडियो मेरा आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।